नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे आग के तांडव के साथ। करनाल के मधुबन थाने में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने से थाने में खड़ी कई गाड़ियां जल गई। बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, ऐसा शुरुआती जांच में बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी ये सामने आ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसको मौके पर बुलाया गया। कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। करनाल के थाना मधुबन की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो खड़ी गाड़ियां थी वहां उनमें आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते सारी गाड़ियों को ये आग जो है अपनी चपेट में ले लेती है। धुआं ही धुआं और आग की लपटें नजर आने लगती है, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई जाती है और कड़ी मशक्कत के बाद जो है फायर ब्रिगेड की जो टीम है वहां पहुंचकर इस आग पर काबू पाने में जुट जाती है। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है कि एक शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट के बाद जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी देखने को पड़ रही है और टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी हो चुकी है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण एकदम से ये गाड़ियां आग पकड़ लेती हैं, आग पकड़ती हैं और धूं धूं कर जलने लगती हैं। जैसे ही धूं धूं कर ये गाड़ियां जल रही होती हैं, थोड़ी ही देर में वो आग पूरी तरह से फैल जाती है, गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ी की खिड़की दरवाजे जो हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं और आग की लपटें इसमें से बाहर निकलती नजर आ रही हैं। तो करनाल के थाना मधुबन की ये तस्वीरें हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है और फायर ब्रिगेड जो है वो जुटी हुई है इस आग पर काबू पाने में। रोड की साइड ये 11,000 वोल्टेज की तारें जा रही है, उनमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है। कितनी गाड़ियां सर चपेट में? एक गाड़ी का नुकसान है ज्यादा, मतलब और दूसरी का टायर वगैरह गले। तो फायर ब्रिगेड को मौके पर बुला लिया है, टीम ने आग पे काबू पा लिया गया। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हरियाणा में आग का जबरदस्त तांडव देखने को मिल रहा है। एक ही दिन में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं आज गुरुग्राम के सेक्टर 10 में भी एक कंपनी में भीषण आग लगी। उधर रेवाड़ी में पिछले कल 40 झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जिसमें गुरुग्राम की है, दूसरी रेवाड़ी की है। गर्मी के चलते आग जो है वो भी फैल रही है। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक ही दिन में दो जगह पर आग का ये तांडव देखने को मिला। गुरुग्राम में कंपनी में आग लगी है, तो वहीं रेवाड़ी में झोंपड़ियां जलकर राख हो गई। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह गर्मी के बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं जो हैं वो भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही हैं और ऐसे में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट, एक चिंगारी जो है बेहद भयानक रूप ले रही है। कुछ मजबूरियां इंसान को इतना बेबस बना देती हैं कि जिंदगी से बेहतर मौत लगने लगती है। कुरुक्षेत्र में एक परिवार इसी तरह बेबस हो गया कि उसकी बेबसी का आलम ऐसा था और यही बेबसी उन्हें मौत के दरवाजे तक ले गई। माता पिता ने अपने 3 साल के मासूम के साथ मौत को गले लगाकर जिंदगी ही खत्म कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। एक कमरा और कमरे पर लटकती है 3 लाशें इंसान की बेबसी और लाचारी की सबसे दर्दनाक और झकझोर देने वाली तस्वीर। जिस कमरे में कुछ समय पहले तक एक परिवार खुशी खुशी रह रहा था, वही कमरा अचानक से एक रात को इस परिवार की मौत का गवाह बनता है। यह गवाह बनता है उस 3 साल की मासूम की टूटती सांसों का, जिसकी जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। ये कमरा गवाह बनता है उस माँ बाप की मौत का, जो बेटी की बीमारी से लड़ते लड़ते साहस और धैर्य की पराकाष्ठा को पार कर मौत की आगोश में जा बैठी। सुबह सुबह एक दर्द भरी घटना कुरुक्षेत्र में मिली है। एक ही परिवार के 3 लोगों ने, यानी कि एक छोटी सी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, माँ ने सुसाइड कर लिया, बाप ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड किया है, बड़ा रहस्य है। ये वो घर है बिल्कुल, जो यानी कि छोटी सी बच्ची है, अभी उसको पता नहीं था, परिवार में मातम फंसा हुआ है। 30 साल के जतिंदर कुमार अपनी पत्नी मंजू और मात्र 3 साल की बेटी अद्विका के साथ कुरुक्षेत्र के प्रेम नगर इलाके में रहते थे। लेकिन अचानक सोमवार के सुबह जतिंदर कुमार के जीजा को जतिंदर के फोन से एक मैसेज पहुंचता है। इस मैसेज में लिखा था,
जीजा हम सुसाइड कर चुके हैं आज रात, किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। ये ऑटोमेटिक मैसेज लगाया था मैंने 5:30 बजे का। प्लीज घर जाकर मम्मी को संभाल लो और चाबी बाहर वॉश बेसिन में रखी है। कॉल मत करना, मम्मी अकेली होगी, मर जाएगी। वहां जाओ, सीमा को लेकर प्लीज जल्दी। उस पर मैसेज रात को ही वो करके मैं और 5:30 बजे का करे। 5:30 बजे मेरे लड़के को मैसेज आ गया। अच्छा। भी ऐसे ऐसे लड़के ने आया बोला देख क्यों ना मेरे को फोन किया, फिर डैडी ने हो मैं चलो भाई मैं आ रहा हूँ। इस मैसेज के बाद जब जतिंदर कुमार के घर का दरवाजा खोला गया तो छत से लटकती मिली 3 लाशें। ये लाशें जतिंदर, उसकी पत्नी मंजू और 3 साल की बेटी अद्विका की थी। देखिए, वो जो लिख के गए हैं उससे यही उन्होंने क्लियर किया है कि जो बच्ची हमारी बीमार है, हम उसका पेन सहन नहीं कर सकते और बच्ची की हेल्थ के कारण हम ये स्टेप उठा रहे हैं और इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। सुबह 6:30 बजे हमें करीब पता लगा। सर, कोई सुसाइड पे कोई टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी किया उसने, क्या मामला है? वो उन्होंने अपने जीजा को मैसेज किया था जो सुबह 5:30 बजे उनके जीजा को मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये कर लिया है और आप घर आके मम्मी जो मृतक की माता हैं, जो नीचे रहती हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर थे, उनको आप संभाल लीजिएगा और हमने ये स्टेप उठा लिया है। हैरानी की बात यह है कि जिस दिन बच्ची अद्विका का जन्मदिन था उसी दिन पूरे परिवार ने मौत को गले लगा लिया। बेटी की बीमारी ने माता पिता को इतना तोड़ दिया था कि बेटी के जन्मदिन पर उन्होंने बेटी को मौत से बेहतर कोई दूसरा गिफ्ट देना जरूरी नहीं समझा। ये थार गाड़ी है जिससे परिवार घूमने गया हुआ था। थोड़े दिन पहले ही गाड़ी ली थी परिवार ने। आज बेटी का जन्मदिन था। उस बेटी का जन्मदिन मनाना था परिवार ने। परिवार के लोग, मातम पसरा हुआ है, यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवार के लोग हैं और छोटी सी बच्ची, उसके पिता रेलवे जो मेल सर्विस होती है, यानी कि रेलवे डाक सेवाएं होती हैं, उसमें नौकरी करते थे और ये बाकायदा थार गाड़ी ली थी। पिता ने अपने अरमान पाले थे कि बेटी को यानी कि किस तरह से राजस्थान ले जाया गया, वहाँ घुमाया गया परिवार ने। यानी कि जो छोटी बच्ची थी 3 साल की, उससे परिवार वाले कहीं ना कहीं, वो बेचारी किसी गंभीर समस्या से परेशान रहती थी, परिवार भी चिंतित रहता था, उसका इलाज भी करवाया जा रहा था, मगर कहीं ना कहीं वो चिंतित रहे। तो इतना बड़ा कदम, सुसाइड जैसा कदम परिवार के लोगों ने क्यों उठाया है? हालांकि जो शव है 3 लोगों के, छोटी बच्ची का शव, उसकी माँ का शव और बाप का शव को मोर्चरी में ले जाया गया है। जतिंदर एक बहादुर पुलिस कर्मचारी का बेटा था, लेकिन बेटी की बीमारी ने उसे और उसकी पत्नी को इतना बेबस बना दिया कि जिंदगी से लड़ने की उनकी इच्छा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब ना वो बीमार बेटी रही और ना ही मजबूर माता पिता जतिंदर और उसकी पत्नी मंजू। अगर कुछ रह गया है तो वो है ये कमरा जिसमें पूरे परिवार की सांसें टूटी। बहरहाल इस पूरे परिवार के एक साथ आत्महत्या करने से न सिर्फ 3 लोगों की जान गई है, बल्कि इंसान की कमजोरी और उसके धैर्य पर भी सवाल उठे हैं कि आखिर जिंदगी की जंग इंसान इतनी जल्दी क्यों हार जाता है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। पंचकुला के सेक्टर 6 के अस्पताल में एक नर्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। आईसीयू में बेसुध हालत में नर्स प्रीति बेनीवाल मिली। नर्स के बेसुध हालत में मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है। इलाज के दौरान नर्स प्रीति बेनीवाल की मौत हो गई। प्रीति बेनीवाल के हाथ में कैनुला लगा मिला। मौके से नर्स प्रीति बेनीवाल का फोन भी गायब है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू की है। हिसार के जुगलान गांव की रहने वाली जो नर्स प्रीति है वो बताई जा रही थी, लेकिन किस वजह से ये मौत हुई है, संदिग्ध मौत है। एक तरह से आत्महत्या की शंका बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ फोन गायब होने की वजह से जो रहस्य है वो गहराता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहाँ थी वो अंदर, शाम के टाइम जैसे 7:45 बजे करीब ना, बस वही चेंज करने गए स्टाफ, तो एक दूसरे से ओवर लेने लगे। इतने में वो आईसीयू भी बंद था, अंदर कोई जा ही नहीं रहा था। यानी कि उसके बाद फिर उनकी, तो हमने तो यही सोचा कि भी चेंज करने गए। हाँ, तो हमने भी तो बाहर से ही चले जाना था चेंज करके। कोई चोट ना
कुछ नहीं लगा हुआ था उसको। सिंपल उनके वो हाँ कैनुला लगा हुआ था। कैनुला लगा, बीमार थे? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही एकदम। और पंचकुला ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ है और आईसीयू हैगा ये। आईसीयू ਦੇ वॉशरूम ਦੇ ਵਿੱਚ कौन सा वॉशरूम था? यही आगे है, कहाँ है? अंदर आईसीयू में। अंदर है, अंदर की साइड है। हाँ जी, कितने बजे की बात है, कुछ है? मैं कल था नहीं ड्यूटी पे, सवेरे आया हूँ। ठीक है, तो कुछ पता चला क्या हुआ? सर आप तो अभी तो इसी उलझी में लगे, नीचे ही थे सारे दिन। ਤੇ ਇਹ ਆਈਸੀਯੂ ਹੈ ਔਰ ਆਈਸੀਯੂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਰਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਫ का वॉशरूम है या सारे स्टाफ का इधर है, पेशेंट का स्टाफ का ये है? ये वाला इधर वो कॉमन पेशेंट का बॉडी कहाँ मिली है? यहाँ पे मिली है, अंदर वाले वॉशरूम। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਰਸ ਜੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਕੈਨੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਜਦ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ? ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੈਕਟਰ 5, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੀ, ਸੈਕਟਰ 5 ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ तक किस तरह पहुंचा? हजे तक मोबाइल रिकवर नहीं होया। संदिग्ध हालत में मौत हुई है, नर्सिंग ऑफिसर थी। क्या पूरा मामला क्या है, क्या सूचना मिली? हमें कल शाम को सूचना मिली थी और सेक्टर 6 हॉस्पिटल में आईसीयू में स्टाफ नर्स है जिसकी अचानक से मृत्यु हो गई है और अब डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा के पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से करना है। मोबाइल सर गुम है बताया जा रहा है और कैनुला लगा हुआ था हाथ में, तो कुछ संदिग्ध नहीं लग रहा है इस पूरा मामला? चीज़ें सारी की सारी, इसीलिए 5 डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा है और सारे पहलुओं पे जांच चल रही है। तो वो डॉक्टर्स अपनी उसमें रिपोर्ट देंगे, उसके बाद बेसिस पर निकालेंगे। प्राथमिक जांच में क्या लग रहा है सर पुलिस को? अभी कुछ नहीं कह सकते कि कई बार क्या होता है कि आज के खान पान की वजह से कार्डियक अरेस्ट पहले बुजुर्गों में नहीं होता था, पहले हार्ट अटैक होता था, अब कार्डियक अरेस्ट एक बीमारी नई हम सुनने को मिलते हैं कई बार। जी जी, तो अभी तो जांच का विषय, एक बार जांच कर रहे हैं। तो परिवार वालों से कोई बात हुई सर? अभी परिवार वालों ने सिर्फ इतना कहा है कि इसको पेट में प्रॉब्लम रहती थी, समस्या थी, तो उसके हिसाब से अपने अभी डॉक्टर पोस्टमार्टम करें जैसे सूचना। सर कहाँ के रहने वाले? ये पीछे से तो हिसार के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ सकते 31 में रहते। उम्र क्या बताई जा रही है? उम्र 29 के आसपास। तो शॉकिंग है, बस इतना कह सकते हैं। किस तरह से अच्छी समझदार थी, ऐसा हमें हमारी नोटिस में कुछ नहीं है। ਤੇ ਨੋਟਿਸ में ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ कि मोबाइल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਸੀ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
हाल में हुई ये संदिग्ध मौत फिलहाल मिस्ट्री बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज के बीच विवाद के मामले की, जो लगातार तूल पकड़े हुआ है। हिसार पुलिस ने विवाद का नया सीसीटीवी जारी किया है और दुष्यंत चौटाला के काफिले पर रैश ड्राइविंग के इल्जाम लगाए हैं। सुरक्षा में प्राइवेट पायलट गाड़ी लगाने का भी इल्जाम लगाया गया है। मामले को लेकर डीएसपी कमलजीत ने कहा कि पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की भी कोशिश हुई है। तो ये अब नया जो है इसमें मामला सामने आ रहा है, एंगल सामने आ रहा है और इसमें पुलिस जो है पॉलिसी अब इल्जाम लगाती नजर आ रही है। दो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला वीडियो जो अब सीसीटीवी जारी किया गया है पुलिस की तरफ से, उसमें रैश ड्राइविंग करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की गाड़ी के साथ ही। वहीं दूसरा वीडियो पुराना वीडियो है जिससे विवाद ये शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि जो गाड़ी है वो काफिले के आगे खड़ी होती है, काफिले को रोका जाता है और यहीं से ये विवाद भड़का था। तूल पकड़ते गए थे, इल्जाम लगाए गए थे कि एक साजिश के तहत किया गया है, उनके काफिले की गाड़ी को बीच में रोका गया है और इस मामले में दुष्यंत चौटाला ने भी एफआईआर की मांग की थी। वहीं अब पुलिस की तरफ से ये एक नया सीसीटीवी जारी कर दिया गया है और विवाद जो है अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इस विवाद में एक गाड़ी नजर आ रही है। रैश ड्राइविंग के इल्जाम लगाए गए हैं और इसके साथ ही इल्जाम लगाए गए हैं कि टक्कर मारने की भी कोशिश की गई थी गाड़ी के साथ। का काफिला जिंदल पार्क होते हुए भी, पड़ाव चौक होते हुए भी पीछे पीछे चल पड़ा। जब पहले इन दोनों गाड़ियों को सही मिल गई गाड़ी में और दुष्यंत जी के काफिले में काफ़ी अंतर था, मगर जब पड़ाव चौक क्रॉस किया तो वह अंतर काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि जो पायलट का काम कर रही थी प्राइवेट गाड़ी दुष्यंत जी की, वो काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तो पड़ाव चौक के बाद 2-3 बार इन पायलट ने गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश की सही मिलगेट की गाड़ी को और उनका एक्सीडेंट 2-3 बार होते होते बचा। जब यह काफिला सही मिलगेट की गाड़ी और काफिला सब्जी मंडी पुल के पास पहुंचा तो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो पायलट का काम कर रही थी, उसने गलत तरीके से ओवरटेक किया। तो उधर जेजेपी की ओर से लगातार अब मामले में पुलिस पर ही कार्रवाई की मांग की जा रही है। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि पार्टी सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है, मगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो जेजेपी बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मामले में पुलिस पर गंभीर इल्जाम लगा चुके हैं। ये क्षण भी है, स्वाभाविक है, जब हमारे किसी साथी के दुख सुख होता है तो उसमें शरीक होते ही हैं। जी, एक कल का जो प्रकरण है, जिस तरह से पार्टी का क्या अभी स्थिति है, अभी क्या देख रहे हैं, पार्टी को क्या निर्देश है कार्यकर्ताओं को, अपडेट उसमें? आज हम वेट कर रहे हैं सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है जी, क्योंकि इन्होंने अपने प्रेस नोट में तो ये कबूल कर ही लिया कि वो सीआईए के लोग थे। नंबर प्लेट भी फर्जी थी उस गाड़ी पे, पंजाब में रजिस्टर्ड वो गाड़ी है, सारा काम ही फर्जी था। और एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर वेपन तानना, जिसको वाइस सिक्योरिटी सरकार ने खुद दे रखी है, ये तो शुक्र है कि उसके गनमैनों ने फायर नहीं किए, अदरवाइज कोई भी बड़ी मिसहैप हो सकती थी। निश्चित। आज खेल मंत्री ने भी कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इससे बड़ा जांच का इश्यू और क्या हो सकता है? एक सीआईए के इंस्पेक्टर की ये हिम्मत मेरे हिसाब से बिना एसपी के और बिना एसपी को ऊपर की हिदायत के कतई नहीं हो सकती। एसपी को भी मैं जानता हूँ, उसका भी ये डोल नहीं है। जी। उसको भी ऊपर से ये हिदायत थी। अगर कोई ठोस कदम नहीं होता तो आगामी क्या रणनीति होगी? वो हम बैठ कर के पार्टी में तय करेंगे। आज तो वेट कर रहे हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं। अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम तो अपना निर्णय करेंगे। अगर वो ये कह रहा था कि हमारे स्टाफ में किसी की गलती थी, मैं उतर के आया हूं, तो वो गाड़ी में बैठ के क्यों भागा? वो गाड़ी में 5 लोग थे, तो राजकुमार भोड़ा जो ड्राइवर के पिछली सीट से उतर कर आया, उसको मौके पर छोड़कर क्यों फरार हुए? इनकी मंशा रोकने की, डराने की नहीं थी, इनकी मंशा कुछ और थी। और इसके वीडियो फुटेजेस हमारे पास है अलग अलग मौके के। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिसार में मेरा पीएस है सतीश,
हमारे पार्टी के सजल लावट जी है, अन्य लोग हैं, वो अलग अलग दुकानदारों से मुलाकात कर कर सीसीटीवी फुटेजेस लेना चाह रहे हैं। तो पता चलता है 8 पुलिसकर्मी कल 3 बजे के दुकानों की, घरों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाने का काम कर रहे हैं। बकायदा उनका भी एविडेंस हम आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। एसपी के प्रेस नोट में यह लिखा गया है कि ये एडीजी ऑफिस में जा रहे थे, जबकि जब हम सब सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो ये 5 विद वेपन सेक्रेटेरिएट में हमारे से पहले खड़े मिले। इसके भी मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। और तो और इसके अंदर जल्दबाजी में जिसने प्रेस नोट लिखा, एक लाइन लिख दी गई, इस दौरान ड्यूटी पे तैनात अधिकारी के पास कोई हथियार नहीं था, जो वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं तो जनता के आगे रख सकता हूं, क्योंकि 2 ही तरह से न्याय मिलेगा। पुलिस पे तो 24 घंटे पे न्याय का भरोसा खत्म हो गया, और अगर सोमवार तक इसमें एफआईआर नहीं हुई, मैं तो 2 ही अदालतों में जाऊंगा, जनता की अदालत में और कोर्ट में। तो फिलहाल लगातार ये मामला जो है वो तूल पकड़ा हुआ है और अब देखना यह है कि आगे इसमें क्या मोड़ देखने को मिलता है। उधर हिसार में वकीलों ने 1 दिन का वर्क सस्पेंड किया। बार एसोसिएशन की बैठक के बाद वकीलों ने वर्क सस्पेंड करने का ऐलान किया। बैठक के बाद बार एसोसिएशन के अधिकारी सीधे एसपी ऑफिस पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। दर्ज हुई थी, उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला सहित 7 अन्य लोग थे, लेकिन जिनको पुलिस ने रात 2 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक बड़े बर्बरतापूर्ण तरीके से इस प्रकार से गिरफ्तार किए कि जैसे वो बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी हों। तो उनमें से जितेंद्र शोराण को छोड़ करके बाकी जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे वो शहर के सम्मानित व्यापारी भी थे। ठीक है, वो जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन उनका नाम एफआईआर में नहीं था, ना जीजीयू प्रशासन ने उनका नाम लिखवाया था और ना ही वो किसी फुटेज में कोई एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ये गलत है पुलिस प्रशासन का, कहीं ना कहीं आमजन के अंदर दहशत फैलाने का कार्य। एफआईआर में किन लोगों का नाम है? एफआईआर में दिग्विजय सिंह चौटाला का नाम है, हरेंद्र बेनीवाल है, हरकेश ढांडा है, दीपक मलिक है, रोहित सोनी है और एक अज्जू घनगस है और 1-2 लोग और होंगे। 8 लोग हैं टोटल। फरीदाबाद से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 26 साल के सेना के जवान मोहित ट्रेनिंग के दौरान शहीद हो गए। शहादत के बाद उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया गया, जहां पैतृक गांव में उन्हें मुखाग्नि दी गई। वहीं अंतिम संस्कार से पहले शहीद की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और नम आंखों के साथ उन्हें विदा किया गया। प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।